दक्षिण भारत के इतिहास के क्रम में हमने पहला राजवंश देखा पल्लव वंश। अब हम लोग देखेंगे चालुक्य वंश। जैसे कि हमने देखा था कि दक्षिण भारत में मूल रूप से देखा जाए तो दक्षिण भारत में एक दक्षिण में भी आपस में एक सीमा थी, एक बाउंड्री, एक प्राकृतिक भौगोलिक सीमा कृष्णा नदी हमने देखा था। कृष्णा नदी के उत्तर और कृष्णा नदी के दक्षिण क्षेत्र के बीच में आपस में संघर्ष होता है। तो इस समय हमने हमने अभी देखा पल्लव दक्षिण में था, तो इसके उत्तर में इस समय इसके समकालीन है चालुक्य, जिसको हम लोग वातापी या बादामी के चालुक्य कहते हैं। इन दोनों के बीच में संघर्ष होता है। और साथ में देखें तो कला संस्कृति का भी काफी विकास, स्पेशली स्थापत्य कला, मंदिर स्थापत्य। तो उसी संदर्भ में आज हम लोग देखेंगे चालुक्य वंश, दक्षिण भारत के चालुक्य। एक तो हमने राजपूत काल में गुजरात के चालुक्य देखा, राजपूत, वो भी अग्निकुंड से निकला हुआ, लेकिन ये दक्षिण भारत के चालुक्य हैं। तो हम लोग देखेंगे दक्षिण के चालुक्य, जिसको है ना वातापी या बादामी के चालुक्य भी बोलते हैं। वातापी या बादामी के चालुक्य, इनकी राजधानी वातापी। ये मुख्य रूप से देखा जाए तो कन्नड़ प्रदेश अर्थात आज का कर्नाटका इनका मुख्य कर्मभूमि। तो बादामी या वातापी के चालुक्य, इनके शासनकाल में देखेंगे तो इन्होंने भी लड़ेंगे ही आपस में, क्योंकि दोनों चालुक्य कृष्णा के दक्षिण की तरफ जाने के प्रयास करेगा और पल्लव कृष्णा के उत्तर, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। तो दोनों आपस में लड़ेंगे, तो लड़ाई तो है ही दोनों में। लेकिन इन लड़ाइयों के बीच में सबसे अच्छी जो विशेषता यह है कि जैसे हमने देखा पल्लव काल में ही पहली बार मंदिर स्थापत्य कला की एक शैली विकसित हुई थी, जिसको हम लोग कहते हैं द्रविड़ शैली। उसी प्रकार हम देखेंगे चालुक्यों के शासनकाल में, जो पल्लव के ही समकालीन है, इनके शासनकाल में देखेंगे तो एक और स्थापत्य की नई शैली विकसित हुई, जिसको हम लोग कहते हैं बेसर शैली। बेसर शैली, बेसर शैली के मंदिर अधिकतर जो है ये विंध्य से लेकर कृष्णा नदी के मध्य के क्षेत्र में जो मंदिर बने हैं वो बेसर शैली में बने, अर्थात दक्कन वाला क्षेत्र बेसर शैली। इधर तो हम जानते ही हैं नागर शैली, इधर बेसर शैली, और दक्षिण में द्रविड़ शैली, ये हमने देखा। तो चालुक्यों के शासनकाल में हम देखेंगे तो बेसर शैली में काफी सारे मंदिर बने। मुख्य रूप से देखें ऐहोल, जिसको सिटी ऑफ टेम्पल ऑफ सिटी, मंदिरों का शहर कहते हैं, मंदिरों का नगर। इसके अलावा पटडकल, वादामी की गुफाएं, यहाँ इन्होंने काफी सारे मंदिर बनाए हैं, जो बेसर शैली और नागर और द्रविड़ शैली। एक्चुअली बेसर शैली देखें कोई नवीन शैली नहीं है, ये नागर और द्रविड़ शैली का ही एक हाइब्रिड रूप है, मिश्रित रूप कह सकते हैं। तो इसी संदर्भ में हम लोग चालुक्य वंश को और बेसर शैली को देखेंगे। तो चालुक्य वंश, वातापी के चालुक्य या बादामी के चालुक्य, इस वंश के बारे में हमारे पास जो स्रोत हैं, स्रोत पर चर्चा करें। सबसे पहले तो स्रोत देखें तो कई स्रोत हैं, जैसे अभिलेख, जैसे महाकूट स्तंभलेख, इसके अलावा बादामी अभिलेख, गुफा अभिलेख है बादामी, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है वो है ऐहोल, है ना, ऐहोल अभिलेख, ऐहोल प्रशस्ति, ऐहोल प्रशस्ति, ऐहोल यूलॉजी। ये तीन अभिलेख हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। इसके अलावा है वैनसांग का यात्रा विवरण। जैसे कि हम जानते हैं वैनसांग हर्षवर्धन के समय में उत्तर भारत में, और वही वो समय है जब वो दक्षिण भारत में इस समय चालुक्यों के शासनकाल में भी इनकी राजधानी वातापी का भ्रमण किया। फिर उससे भी नीचे गया था, हमने देखा लास्ट क्लास में, कांची में भी गया था पल्लवों की राजधानी। तो वैनसांग का विवरण ना, जो कि उनकी यात्रा विवरण, जिसको CUK के नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा एक फारसी इतिहासकार है, फारस के ही इतिहासकार है, ताबरी। कौन है ये? फारसी इतिहासकार। इसके भी विवरण हमें चालुक्यों के शासनकाल के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इनके विवरण से पता चलता। तो ये मुख्य रूप से ये स्रोत हैं चालुक्यों के शासनकाल के बारे में जानकारी। इसमें जैसे कि महाकूट है ना, देखो चालुक्यों के बारे में भी जैसे हमने देखा था, पल्लव के बारे में हमारे पास जो आरंभिक जानकारी थे वो उसकी भाषा प्राकृत और संस्कृत है।
उसी तरह से चालुक्यों के शासनकाल के भी जो आरंभिक जानकारी मिलती है, जो आरंभिक सोर्स हैं, वो है संस्कृत में। इन्होंने भी संस्कृत भाषा को, लेकिन बाद में आप जानते हो कर्नाटका में क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? द्रविड़ की एक भाषा है कन्नड़। तो इसी समय हम देखते हैं कन्नड़ भाषा का भी अविवाद शुरू हो गया था। जैसे कि ये जो बादामी अभिलेख है, ये पहला फर्स्ट कन्नड़ भाषा में लिखा गया अभिलेख है, कन्नड़ भाषा में ही, ठीक है, बादामी अभिलेख कन्नड़ में लिखा गया। बाकी महाकूट अभिलेख या ऐहोल प्रशस्ति ये संस्कृत में। इसका मतलब ये होता है कि चालुक्यों के ही शासनकाल में देखेंगे तो संस्कृत तो था ही इनकी भाषा, संस्कृत से ही फिर वो कन्नड़ को भी विकसित किया। फिर आगे देखेंगे इसके बाद चालुक्यों को जो रिप्लेस करता है वो है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूटों के शासन काल में हम देखेंगे कन्नड़ भाषा का काफी विकास हुआ। तो दक्षिण का जो सबसे पहला भाषा है वो ध्यान रखना तमिल, तमिल के बाद आता है कन्नड़। फिर देखेंगे हम तेलुगु भाषा का भी विकास। दक्षिण द्रविड़ जो लिपि है उसमें 4 भाषाएं हैं, तमिल, कन्नड़, तेलुगु और मलयाली। मलयाली सबसे बाद में विकसित हुई। तो चालुक्य या है ना, वातापी के चालुक्य या बादामी के चालुक्य दक्षिण दक्कन क्षेत्र में, मूल रूप से नर्मदा के दक्षिण से लेकर कृष्णा नदी के उत्तर के भूभाग पर इनका वर्चस्व। देखो चालुक्य के बारे में, चालुक्य डायनेस्टी, चालुक्य, इनके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है, शुरुआत में ये पहले सामंत थे। किसके सामंत थे? तो ये थे कदम्ब शासकों के सामंत थे। कदम का शासन वनवासी क्षेत्र, हमने कल भी देखा था। इसी कदम वंश के संस्थापक थे मयूर शर्मन, जिसके बारे में हमने देखा था कि मयूर शर्मन एक ब्राह्मण था जो कांची विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने गया था, लेकिन उसको वहां अपमानित किया गया। फिर उसने सौगंध लिया कि एक राज्य बनाएंगे। तो मयूर शर्मन ने पल्लवों के विरुद्ध एक राज्य की स्थापना की, ब्राह्मण, जिनकी राजधानी वनवासी। इनके बारे में रिकॉर्ड है लिम्का बुक में, क्या 18 अश्वमेघ यज्ञ, लिम्का में नहीं है, इतिहास में रिकॉर्ड है। सर्वाधिक अश्वमेघ यज्ञ करने वाला शासक यही है, 18 अश्वमेघ यज्ञ। तो इन्हीं के सामंत थे, कदम्बों के ही सामंत थे ये चालुक्य। इस समय देखेंगे तो इस क्षेत्र में कई सारे राजवंश थे, जैसे कदम वंश, गंग वंश, है ना, मौर्य वंश, मौर्य कोंकण क्षेत्र में मौर्य वंश एक था, इसी क्षेत्र में गंग वंश भी था और कदम भी था। तो ये छोटे छोटे राजवंश थे। तो इन्हीं के कदम्बों के ही सामंत थे ये चालुक्य, मतलब कदम्बों के अधीन अधिकारी थे, अधीनस्थ अधिकारी। इस वंश के जो आरंभिक शासक हैं, हमें जानकारी मिलती है कि महाकूट स्तंभ लेख जो है, इससे हमें पता चलता है कि इस वंश का जो प्रारंभिक शासक है वो है जय सिंह इसका आरंभिक शासक। लेकिन ये शायद सामंत थे, स्वतंत्र शासक नहीं थे। जय सिंह के बाद इसका उत्तराधिकारी आता है रणराग। ये दोनों स्वतंत्र नहीं थे, लेकिन देखेंगे इनके बाद जो शासक होते हैं वो प्रथम स्वतंत्र शासक इसे कह सकते हैं। कौन? पुलकेशिन प्रथम। ये वो पुलकेशिन नहीं है जिसने हर्षवर्धन को हराया था, ये उससे भी पहले के पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन सेकेंड के दादाजी हैं पुलकेशिन प्रथम। ये चालुक्य वंश के प्रथम कह सकते हैं प्रथम स्वतंत्र शासक था। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये पहला शासक था चालुक्य वंश का जिसने महाराज की उपाधि ग्रहण किया था। यह जानकारी हमें महाकूट स्तंभ लेख और इनके जो बादामी अभिलेख हैं, इन दोनों से हमें यह जानकारी मिलती है कि पुलकेशिन प्रथम पहला शासक था जिसने महाराज की उपाधि, अर्थात यह पहला शासक है जो स्वतंत्र रूप से शासन किया, अर्थात सामंतों कदम्बों की अधीनता को उखाड़ फेंका होगा। ठीक है, तो पुलकेशिन प्रथम पहला शासक। इनके बारे में हमें यह जानकारी मिलती है इसी अभिलेख से, महाकूट और बादामी अभिलेख से, कि इसने भी अश्वमेघ यज्ञ किया था। अश्वमेघ यज्ञ करने वाला पहला चालुक्य शासक पुलकेशिन प्रथम था। अश्वमेघ यज्ञ किया, इस उपलक्ष्य में किया होगा। तो ये आसपास के जो सामंत थे, आसपास के जो राजवंश थे, कदम्ब, गंग, मौर्य, इनको परास्त किया होगा
और उसी उपलक्ष्य में इसने अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया था। तो चालुक्य वंश का पहला शासक जिसने अश्वमेध किया, पुलकेशिन प्रथम, ये पहला शासक, पहला स्वतंत्र शासक। ऐसे पहला शासक जय सिंह है। पुलकेशिन प्रथम के बाद अगला उत्तराधिकारी हुआ था कृतिवर्मन। इस वंश का पुलकेशिन प्रथम का उत्तराधिकारी कृतिवर्मन, कीर्तिवर्मन प्रथम। ये भी बहुत ही शक्तिशाली शासक था, कीर्तिवर्मन प्रथम। इसका समय काल लगभग 567 टू 598 के आसपास। कीर्तिवर्मन प्रथम पुलकेशिन प्रथम का उत्तराधिकारी। इसी ने, पुलकेशिन प्रथम ने ही वातापी नगर का निर्माण किया था, जो इनकी राजधानी रही। वातापी नगर का निर्माता कीर्तिवर्मन को ही माना जाता है इतिहास, जो चालुक्यों की राजधानी रही। इसने भी, कीर्तिवर्मन प्रथम ने भी कदंबों को परास्त किया, गंगों को परास्त किया, मौर्यों को परास्त किया, जो कि आसपास के छोटे छोटे राजवंश। कीर्तिवर्मन प्रथम की मृत्यु हो गई 598 में। जब इनकी मृत्यु हुई तो उस समय इनका जो पुत्र था वो बहुत ही छोटा था, अल्पवयस्क था, पुलकेशिन द्वितीय। तो वो शासन करने में सक्षम नहीं था। तो उस समय इनके भाई और पुलकेशिन द्वितीय के चाचा, पुलकेशिन द्वितीय के संरक्षक के रूप में शासन करना शुरू किया। वो था मंगलेश। मंगलेश, मंगलेश कौन है? पुलकेशिन द्वितीय पुलकेशिन द्वितीय के संरक्षक, वास्तविक उत्तराधिकारी। क्योंकि देखो हमारे यहाँ हिंदू शासकों में यह नियम था कि जो ज्येष्ठ पुत्र होगा वही शासक बनेगा। तो कीर्तिवर्मन, जो पुलकेशिन, इससे पहले जो पुलकेशिन था, पुलकेशिन प्रथम, उसके दो पुत्र थे, कीर्तिवर्मन और मंगलेश। कीर्तिवर्मन की जब मृत्यु हुई तो कीर्तिवर्मन का पुत्र बनेगा शासक, लेकिन कीर्तिवर्मन का पुत्र पुलकेशिन द्वितीय यह बालक था। तो इस समय कीर्तिवर्मन का भाई मंगलेश पुलकेशिन द्वितीय के संरक्षक के रूप में शासन करना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे वो शासन करना स्टार्ट किया, उनमें भी वो महत्वाकांक्षा जाग गई कि मैं क्यों नहीं, तो लालच आ गया और वो सिंहासन त्याग करने को तैयार भी नहीं था। उस समय जब पुलकेशिन बड़ा हो गया, सक्षम हो गया, तब पुलकेशिन द्वितीय ने मंगलेश को युद्ध में परास्त किया, मार दिया अपने चाचा को। नहीं, चाचा हुए ना, पुलकेशिन द्वितीय के चाचा मंगलेश, अपने चाचा को मारा और फिर शासक बना पुलकेशिन द्वितीय। तो मंगलेश ये भी कुछ समय तक शासक था। कीर्तिवर्मन प्रथम और मंगलेश, इन दोनों ने मिलकर, पहले कीर्तिवर्मन और फिर मंगलेश, इन दोनों ने मिलकर बादामी में गुहा मंदिर या गुफा मंदिर बनवाया था। इन्हीं दोनों ने, कीर्तिवर्मन प्रथम के समय में यह मंदिर शुरू हुआ और बाद में मंगलेश ने इस मंदिर को पूरा कराया। हम देखेंगे अभी यहां 4 मंदिर हैं बादामी में, बहुत ही उत्कृष्ट प्रकार के मंदिर हैं, गुफाओं को काट कर बनाए, देखेंगे अभी। तो मंगलेश के बाद का भतीजा पुलकेशिन द्वितीय, यही चालुक्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है। तो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हम देखते हैं। पुलकेशिन द्वितीय का समय काल 610 टू 642, यही इनका पुलकेशिन। देखो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है, बहुत ही विस्तृत जानकारी मिलती है। किससे? इससे। ये क्या है? ऐहोल अभिलेख, ऐहोल, ये प्रशस्ति के रूप में लिखा गया है ना, यूलॉजी है, प्रशस्ति है ना, प्रशंसा है। इस अभिलेख में, इसी अभिलेख से हमें पुलकेशिन द्वितीय के बारे में काफी विस्तृत जानकारी मिलती है। यह अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय ने ही अपने दरबारी कवि और विद्वान के हाथों लिखवाया था। कौन है इसका लेखक? रवि कीर्ति। रवि कीर्ति बहुत बड़े जैन विद्वान था, ये जैन है रवि कीर्ति। कहते हैं कि इसी के प्रभाव में आकर पुलकेशिन ने जैन धर्म को अपनाया था। रवि कीर्ति बहुत बड़े दरबारी विद्वान, इसी ने ये ऐहोल प्रशस्ति लिखा है,
जो कि संस्कृत भाषा में, संस्कृत के गद्य में लिखा गया और बहुत ही उत्कृष्ट प्रकार की शैली में लिखा गया। यह प्रशस्ति कहाँ लिखा गया? तो पुलकेशिन द्वितीय ने एक मंदिर बनाया था ऐहोल में। ऐहोल में एक मंदिर बनाया है जिसको हम लोग आज मेगुती मंदिर के नाम से जानते हैं। मेगुती मंदिर, वास्तव में यह मंदिर जिनेंद्र का मंदिर है, जिनेंद्र महावीर स्वामी का मंदिर, मतलब जैन मंदिर है ये। मेगुती मंदिर कैसा मंदिर है? जैन मंदिर है, जैन मंदिर। इसी मंदिर की दीवार में यह प्रशस्ति लिखवाया गया, मंदिर की दीवार में, ठीक है। रवि कीर्ति इसके लेखक है। यह शुद्ध संस्कृत में लिखा गया है, बहुत ही उत्कृष्ट प्रकार की शैली में लिखा गया है। जिस तरह से हमारे ये समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है, जिसके लेखक उसके दरबारी विद्वान हरिसेन, उसी लेवल का यह प्रशस्ति। इस प्रशस्ति की विशेषता यह है कि इस प्रशस्ति में पहली बार 2 संवत का इस्तेमाल हुआ है, मतलब 2 तारीख लिखी गई है, 2 संवत कैलेंडर, 2 तरह के कैलेंडर का इस्तेमाल किया गया लिखने के दौरान। पहला है कली संवत और दूसरा है शक संवत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 संवत लिखने से क्या? 2 संवत लिखने से हमें इतिहास की कालक्रम, जो रिसर्चर होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, उनको इनसे काफी मदद मिलती है। कोई अभिलेख उसमें 2 तरह के संवत लिखा, तो ये ऐसा अभिलेख है जिसमें 2 संवत का इस्तेमाल किया। एक तो कली संवत और दूसरा है शक संवत। कली संवत कब प्रारंभ होता है? 3102 ईसा पूर्व में। ध्यान रखना 3102 बीसी है, BCE 3102 ईसा पूर्व। जब ये कली संवत कब प्रारंभ माना जाता है ऐसे हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से? जब कली युग प्रारंभ होता है। कली युग कब से प्रारंभ माना गया है? तो जिस समय कृष्ण अपनी लीलाएं समाप्त कर बैकुंठ लोक के तरफ प्रस्थान करते हैं, वहीं से कली युग का प्रारंभ माना जाता है, और वह समय माना गया है 3102। तो इस ऐहोल प्रशस्ति में इस संवत का भी इस्तेमाल हुआ है, और दूसरा शक संवत का भी इस्तेमाल हुआ। शक संवत कब से प्रारंभ होता है? 78 ईस्वी। आज अगर हमें कोई कली संवत का कोई मिलता है तो हम याद कर सकते हैं कि वो कितना साल पुराना है, नहीं? 3102 और आज क्या चल रहा है? 2026। ये एडी है। 2026 और 3102 दोनों को जोड़ दो, जो निकलेगा 5000 कुछ, इतना साल पुराना है ये संवत। मतलब आज का 2026 और 3102 ऐड कर दो तो जो निकलेगा वही होगा आज हमारा कली संवत, है ना? 5100 कुछ 128, 5128 हुआ ना। आज हम कह सकते हैं आज हमारा कली संवत 5128 है। उसी तरह शक संवत 2026 में से 78 माइनस कर दो। क्यों माइनस करें? क्योंकि एडी है। तो इस अभिलेख में, ऐहोल प्रशस्ति में रवि कीर्ति ने 2 संवत का इस्तेमाल किया, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता। दूसरा कि इस प्रशस्ति में लेखक कौन है? रवि कीर्ति। ये खुद की प्रशंसा करता है। ये जब लिख लेता है लास्ट में ये कहता है कि इस प्रशस्ति ने मुझे प्रसिद्ध बना दिया और मुझे कालिदास और भारवी के समानांतर खड़ा कर दिया। अर्थात इस प्रशस्ति में रवि कीर्ति ने अपनी तुलना कालिदास और भारवी से किया है। कालिदास और भारवी एक समान, कल हमने देखा था पल्लव भारवी पल्लव दरबार में रहता था, नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार, और कालिदास तो हम जानते ही हैं गुप्त काल के, तो उनके बराबर ही अपने आप को मानते हैं। और सच में है, क्योंकि आज भी हम देखो इस प्रशस्ति को पढ़ रहे हैं तो वास्तव में रवि कीर्ति ने बहुत शानदार लिखा है। तो इसी प्रशस्ति से हमें पुलकेशिन द्वितीय के बारे में काफी विस्तार से जानकारी मिलती है। इस तिथि के हिसाब से देखेंगे तो यह जो प्रशस्ति है लगभग 634-35 ईस्वी के आसपास लिखा गया है। पुलकेशिन द्वितीय के 610 से 642, इसका समयकाल 634 से 35 के बीच में यह प्रशस्ति लिखा गया। ध्यान रखना यह प्रशस्ति किस मंदिर में है? ऐहोल में एक मंदिर है, मेगुती जैन मंदिर है ना, जिनेंद्र महावीर स्वामी। इसी मंदिर की दीवारों में यह प्रशस्ति लिखी गई है। ठीक है, इस प्रशस्ति से हमें पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? तो इसी प्रशस्ति से हमें पता चलता है कि इसने, पुलकेशिन द्वितीय ने आसपास के राज्यों को, दक्षिण के राज्यों को, दक्कन के राज्यों को परास्त कर उसने
सबसे पहले सबसे बड़ा राजा इस समय जो था कौन? हर्षवर्धन, वर्धन डायनेस्टी, उत्तर भारत, जिसने संपूर्ण उत्तर भारत पर विजय प्राप्त किया, परंतु पुलकेशिन द्वितीय से यह परास्त हो। जैसे ही हर्षवर्धन संपूर्ण उत्तर भारत को विजय करने के पश्चात वो दक्षिण की तरफ निकला, तो पुलकेशिन द्वितीय ने उसे नर्मदा नदी के तट पर ही रोक दिया, हरा दिया, परास्त कर दिया। यह जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से पता चलता है। और कहता है कि इसको परास्त करने के बाद, हर्षवर्धन को परास्त करने के उपरांत, पुलकेशिन ने क्या उपाधि ग्रहण किया? परमेश्वर, परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। ये ऐहोल प्रशस्ति से ही हमें पता चला। वैनसांग हर्षवर्धन के दरबार में भी था काफी समय तक, और फिर हर्षवर्धन के दरबार से निकलकर वो दक्षिण की तरफ भी आया था, और इस समय पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में भी आया था। और वैनसांग पुलकेशिन द्वितीय की काफी प्रशंसा करता है और उसकी राजधानी वातापी की भी प्रशंसा करता है। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में कहता है कि ये महान, बहुत ही वीर शासक है और अपराजित शासक है, मतलब कभी किसी से वो पराजित नहीं हुआ है। अर्थात इससे ये पता चलता है वैनसांग के विवरण से कि वैनसांग हर्षवर्धन को पुलकेशिन ने परास्त किया, हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। उत्तर भारत के राजा जो किसी से नहीं हारा, वो दक्षिण के राजा, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय से हार गया, और इस तरह से हर्षवर्धन का दक्षिण विजय का मार्ग को रोका था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य पल्लव संघर्ष इसी के समय शुरू हुआ। चालुक्य शासक पुलकेशिन और पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम, हमने देखा था किस तरह से इसमें लड़ाई हुई, और फिर फाइनली नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन को परास्त कर दिया था। उस पुलकेशिन को जिसने हर्षवर्धन को परास्त किया था, और उसी पुलकेशिन को चालु पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने परास्त किया, और इस उपलक्ष्य में इसने वातापी कौंड की उपाधि धारण किया था। यह हमने पल्लव वाले क्लास में देखा। तो पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने परास्त किया। इसकी जानकारी ऐहोल अभिलेख में नहीं मिलता है, क्योंकि यह लड़ाई बाद में हुई थी, और जैसे कि मैंने बताया कि ऐहोल प्रशस्ति 634-35 ईस्वी के आसपास लिखा गया है, और यह युद्ध बाद में 642 के आसपास हुआ होगा, क्योंकि इस लड़ाई के तुरंत बाद ही पुलकेशिन द्वितीय का शासन भी समाप्त, अर्थात इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मर गया होगा। ठीक है, तो दो बड़ी लड़ाइयां, एक में तो विजयी हुआ, हर्षवर्धन से जीता, लेकिन हारा किससे? नरसिंह वर्मन प्रथम, पल्लव शासक। इसके अलावा ने और भी बहुत सारे छोटे छोटे युद्ध किए। इसने, पुलकेशिन ने अपने ही भाई, इसका एक भाई था विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन, इसको वेंगी क्षेत्र में, वेंगी मतलब आज का आंध्र वाला क्षेत्र, वहां एक स्वतंत्र राजवंश स्थापित करने में मदद किया, वेंगी के चालुक्य। वेंगी के चालुक्य के संस्थापक विष्णुवर्धन, जिसको पूर्वी चालुक्य भी बोलते हैं, वेंगी के चालुक्य। तो इसकी स्थापना पुलकेशिन द्वितीय ने करवाया था अपने भाई के लिए, भाई को वहां इंस्टॉल किया। विष्णुवर्धन ने किया, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय इसको मदद किया। पुलकेशिन द्वितीय बहुत शक्तिशाली योद्धा, विजेता तो था ही, साथ में जिस प्रकार हर्षवर्धन हमने देखा था, हर्षवर्धन वो चीन के साथ दूत मंडल का आदान प्रदान, व्यापार का को प्रोत्साहित किया, उसी प्रकार पुलकेशिन ने अरब देशों के साथ, अरबियों के साथ, स्पेशली ईरान के साथ ना, फारसी ना, ईरान के साथ इसने इसी प्रकार के दूत मंडल का आदान प्रदान किया, ईरान के साथ व्यापार वाणिज्य शुरू किया। ईरान में उसने अपना दूत भेजे, ईरान से इनके दरबार में दूत आया। इसकी जानकारी हमें फारसी इतिहासकार ताबरी, जो ईरान का इतिहासकार है, ताबरी, यह जानकारी देता है। ताबरी पुलकेशिन द्वितीय नाम नहीं लिखता है, उसका नाम लिखता है परमेश्वर, परमेश्वर पुलकेशिन द्वितीय की उपाधि। तो ताबरी कहता है कि परमेश्वर ने ईरान में दूत मंडल भेजा था, किसके दरबार में? खुसरो, ईरान का जो इस समय शासक था खुसरो, खुसरो द्वितीय, इसके दरबार में इसने अपना दूत मंडल भेजा था। फिर हर्षवर्धन के भी, पुलकेशिन द्वितीय के भी दरबार में दूत आया था। ऐसा जानकारी हमें कहां से मिलता है? यह जानकारी मिलती है हमें अजंता, अजंता की गुफा, अजंता की गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 1 से हमें यह जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन, ये गुफा संख्या 1 का चित्र है,
इसमें हर्षवर्धन दरबार में बैठा हुआ है और ईरानी दूत इनके दरबार में आया तो हर्षवर्धन उसका स्वागत करता। ऐसा चित्र अजंता की गुफा में। तो ईरान के साथ इनका है ना बहुत बढ़िया संबंध था, व्यापार वाणिज्य वगैरह ईरान के साथ। अर्थात पुलकेशिन द्वितीय के समय देखें तो एक समृद्ध राजवंश बन गया था ये चालुक्य। ये इस तरह का चित्र हमें अजंता गुफा में मिलता है। गुफा संख्या 1 में इस तरह के चित्र। इस चित्र से हमें यह पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में ईरानी दूत आया, जो कि ताबरी फारसी इतिहासकार भी इस मत की पुष्टि करता है। मतलब बात सही है। अगर सिर्फ ये चित्र अजंता की गुफा में होता तो शायद हम संभवतः ऐसा हुआ होगा, लेकिन ईरानी इतिहासकार भी इस तरह की बात करता है। इसका मतलब यह घटना घटी होगी। इसका मतलब यह भी होता है कि अजंता की गुफा इस समय भी अजंता की गुफा में चित्रकारी हुई है। चालुक्यों के शासनकाल में भी हमने देखा अजंता की गुफा मौर्योत्तर काल में सातवाहन काल से शुरू होता है वहां की गुफाओं में चित्रकारी, और चालुक्य काल के तक दक्षिण भारत के चालुक्य वंश के समय तक अजंता में गुफा चित्रकारी हुई है। अर्थात ये जो अजंता में जो 29 गुफाएं मिली है, इन गुफाओं की जो चित्रकारी है वो अलग अलग समय में की गई है, लेकिन अधिकतर जो चित्र हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसलिए हम अजंता की गुफा को बौद्ध धर्म से संबंधित करते हैं। ठीक है। तो पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसी के दरबार में रहता था रवि कीर्ति जैन, जिसने ऐहोल प्रशस्ति लिखा। इसके अलावा इसके दरबार में एक और विद्वान रहता था, गंगराज दुर्विनीत। गंगराज दुर्विनीत ये भी एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं जो इसी के दरबार में रहता था, और इसने एक पुस्तक की रचना की, शब्दावतार की रचना की थी। ये भी पुलकेशिन द्वितीय के ही दरबारी। इसने ऐहोल में प्रसिद्ध जैन मंदिर मेगुती जैन मंदिर बनाया। उसी मेगुती जैन मंदिर के दीवारों में ऐहोल प्रशस्ति है। ऐहोल प्रशस्ति पुलकेशिन द्वितीय के बाद इसके उत्तराधिकारी बने। पुलकेशिन द्वितीय के बाद देखें तो इसके बाद अगला जो शासक बना वो था विक्रमादित्य। अगला शासक विक्रमादित्य। इसने अपने पिता का हार का बदला लिया, पल्लवों पर आक्रमण किया, पल्लवों को परास्त किया। शुरू हो गया अब लड़ाई, एक बार शुरू हो गया तो बस अब इनकी चलेगी, तब तक चलेगी जब तक ये खत्म नहीं हो जाते। चलेगी इनकी लड़ाई, जैसे हमने उत्तर भारत में त्रिपक्षीय संघर्ष में देखा। फिर एक के बाद एक कई राजा हुए, फिर विनयादित्य, फिर वह विजयादित्य। इन सब का देखें तो कोई बहुत ज्यादा। नेक्स्ट विजयादित्य शासक हुए। विजयादित्य ने भी पल्लवों को परास्त किया। ये बस ये युद्ध ही करते रहे, इनका कोई खास। हाँ, विजयादित्य ने इसने पटडकल में एक प्रसिद्ध शिव मंदिर बनाया था। शिव मंदिर सोमेश्वर का सबसे प्राचीन मंदिर है पटडकल में बहुत सारे मंदिर हैं, 10 मंदिर है, देखेंगे अभी। अगला शासक होता है विक्रमादित्य। ये इस वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा विक्रमादित्य द्वितीय। बहुत ही शक्ति विक्रमादित्य द्वितीय। इसी के समय में पल्लव शासक है नंदीवर्मन द्वितीय। विक्रमादित्य ने नंदीवर्मन के विरुद्ध आक्रमण किया। नंदीवर्मन कमजोर शासक था शुरुआत में, क्योंकि ये सिंह विष्णु के वंशज नहीं था, सिंह विष्णु के भाई के। तो नंदीवर्मन द्वितीय के समय में विक्रमादित्य द्वितीय ने आक्रमण किया और कई बार इनको परास्त किया, ये और इनके बेटे कीर्तिवर्मन। इसी उपलक्ष्य में इसने कांची कोंडा, है ना, कांची को भी जीत लिया था। और पुलकेशिन द्वितीय को जिस तरह से परास्त कर नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंडा, उसी तरह से इसने कांची कोंडा की उपाधि लिया। इस कई बार इसने और इसके बेटे कीर्तिवर्मन ने, दोनों ने मिलकर कई बार कांची को परास्त किया था। कहते हैं 3 बार कांची को रौंदा था। लेकिन ये लोग जब आक्रमण करते थे एक दूसरे पर तो उनके मंदिरों को ये ध्वस्त नहीं करते थे, लूटपाट नहीं करते थे। इसलिए देखेंगे साउथ के मंदिर आज भी जैसे के, बल्कि विजय करने के पश्चात भी वो वहां मंदिर बनाने में सहयोग करते। तो विक्रमादित्य द्वितीय जिसने कांची कोंडा की उपाधि ग्रहण किया था।
और कांची को कई बार विजय प्राप्त किया था। इसी उपलक्ष्य में इनकी पत्नियां, इनकी एक पत्नी है लोक महादेवी, जिसने लोकेश्वर नाम से एक मंदिर बनाया पटडकल में। इसी मंदिर को, इसी लोकेश्वर मंदिर को ही विरूपाक्ष मंदिर कहते हैं। विरूपाक्ष मंदिर जो बहुत ही प्रसिद्ध, अभी हम देखेंगे पटडकल में। इनकी दूसरी पत्नी ने भी अपने पति के विजय से खुश होकर, एक ने शुरू किया दूसरा ने भी, त्रिलोक महादेवी थी इनकी दूसरी पत्नी, त्रिलोक महादेवी। इसने भी त्रैलोकेश्वर नाम से मंदिर बनाया। तो लोक महादेवी ने लोकेश्वर, जिसे आज विरूपाक्ष मंदिर के नाम से हम जानते हैं, और त्रिलोक महादेवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। क्यों करवाया? अपने पति के विजयी के विक्रमादित्य द्वितीय। इसी विक्रमादित्य द्वितीय के समय में देखेंगे तो चालुक्यों ने अरबों के विरुद्ध युद्ध किया, और इसी के एक सामंत था, विक्रमादित्य द्वितीय का ही एक सामंत था पुलकेशिन। कौन है ये? सामंत है ना, ध्यान रखना, सामंत, जिसने अरबों के विरुद्ध इस आक्रमण को, अरबों के विरुद्ध आक्रमण को नेतृत्व किया था। किसने? पुलकेशिन ने। पुलकेशिन कौन है? विक्रमादित्य का सामंत, और बहुत ही सफल पूर्वक अरबियों को परास्त कर दिया था। इस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य द्वितीय ने पुलकेशिन को अवनिज नाश्रय की उपाधि दिया था। किसको दिया? पुलकेशिन को अवनिज नाश्रय की उपाधि किसने दिया? विक्रमादित्य। क्यों दिया? क्योंकि इसने अरबियों के विरुद्ध आक्रमण का नेतृत्व किया था, अरबियों के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व किया था। पुलकेशिन ने अरबियों को परास्त किया था। ये पुलकेशिन सामंत थे, ठीक है। तो विक्रमादित्य द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक देखें तो अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय। यह इस वंश का अंतिम शासक था। इसी के शासनकाल में इसी का सामंत था दंती दुर्ग ने इसको परास्त कर दिया, कीर्तिवर्मन द्वितीय को, और इसने एक स्वतंत्र राजवंश, एक अलग राजवंश, राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना। वो कहते हैं ना, जब राजा अपने राज्य की सीमा को सुरक्षित किए बिना आंतरिक सौंदर्य, आंतरिक संघर्ष में भाग लेने लगता है, तो उस समय क्या होता है? उन्हीं के सामंत, उन्हीं के अधिकारी फिर उनका ताज छीन लेता है। यही हुआ चालुक्यों के साथ भी। चालुक्यों के सामंत दंती दुर्ग ने ही चालुक्यों को परास्त किया, कीर्तिवर्मन द्वितीय को मारकर खुद एक नए राजवंश की स्थापना कर दिया, उसी क्षेत्र में जिस क्षेत्र में चालुक्य था। तो कल बादामी के चालुक्यों को अपदस्थ किसने किया? राष्ट्रकूटों ने। फिर बाद में हम देखेंगे इसी राष्ट्रकूट शासकों, इन्होंने 200 साल तक शासन किया। फिर इसी राष्ट्रकूट, ये वो राष्ट्रकूट है जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, ध्रुव, धारावर्ष। फिर इसी राष्ट्रकूट को बाद में इसी के सामंत, वो भी कौन थे? यही चालुक्य थे, जिसको हम लोग कहते हैं कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्यों ने फिर बाद में इस राष्ट्रकूट को भी समाप्त कर दिया और इस तरह से बदला ले लिया, ठीक। इसको पश्चिमी चालुक्य कहते हैं। पूर्वी चालुक्य, वेंगी। देखो चालुक्य राजवंश देखें तो 3 राजवंश है दक्षिण भारत में। एक तो वातापी के चालुक्य, फिर बाद में वातापी के चालुक्यों को समाप्त कर दिया राष्ट्रकूट, फिर राष्ट्रकूट कुछ समय तक शासन करता है, फिर राष्ट्रकूटों की जगह आता है कल्याणी के चालुक्य। फिर इधर हमने देखा पुलकेशिन द्वितीय के समय में ही एक वेंगी का चालुक्य भी, जिसके संस्थापक विष्णुवर्धन है। इस चालुक्य के संस्थापक तैलप द्वितीय हैं, जो चोलों के साथ संघर्ष करेगा। फिर कृष्णा नदी के दक्षिण में चोल। कीर्तिवर्मन द्वितीय चालुक्य वंश का अंतिम शासक था, जिसको उसी के सामंत दंती दुर्ग ने परास्त कर एक नए राजवंश की स्थापना किया, राष्ट्रकूट वंश। देखो चालुक्य वंश, ये तो हो गया राजनीतिक इतिहास। इसके जो सबसे बड़ा योगदान है वो है इनके मूल रूप से देखा जाए तो स्थापत्य। मुख्य रूप से देखा स्थापत्य के क्षेत्र में इन्होंने काफी योगदान दिया है। कहाँ? दक्कन भारत में, दक्कन क्षेत्र में। दक्कन मतलब कृष्णा नदी के उत्तर और विंध्याचल के दक्षिण वाला हिस्सा। इनके जो कार्यस्थल हैं, जो मंदिर स्थापत्य कला के जो स्थल हैं, वो 3 क्षेत्र हैं। एक तो ऐहोल, दूसरा पटडकल, और तीसरा है बादामी। तो देखो ऐहोल है ना, ऐहोल में कुछ बहुत विशाल भव्य मंदिर है। ऐहोल को मंदिरों का शहर कहते हैं, मंदिरों का शहर। यहाँ काफी सारे मंदिर थे, आज भी हैं।
यहाँ 125 मंदिर था, आज तो उतने नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत सारे मंदिर, 70-80 मंदिर आज भी। ऐहोल को मंदिरों का शहर इसलिए कहते हैं, और यूनेस्को के हेरिटेज में, वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल। ऐहोल के जो मंदिर है यहाँ देखेंगे तो वो मूल रूप से बेसर शैली, चालुक्यों ने ही बेसर शैली का को जन्म दिया, मतलब स्थापत्य की एक नई शैली को जन्म दिया चालुक्यों ने। फिर बाद में राष्ट्रकूटों ने, कल्याणी के चालुक्यों ने, और फिर होयसल, है ना। देखेंगे कि जो बेसर शैली है ना, बेसर शैली, इसके बारे में थोड़ा सा जान लें अपन। बेसर शैली मूलतः उत्तर की नागर शैली और दक्षिण की द्रविड़ शैली का ही मिश्रित रूप है ना? इन दोनों का ही मिश्रित रूप है यह बेसर शैली। बेसर शैली में देखेंगे हम कि इसकी जो जगती, जिसको कहते हैं जगती, जगती समझते हैं, चबूतरा जिसके ऊपर मंदिर है, वो हम देखेंगे तो नागर शैली जैसा ही है, अर्थात बहुत ऊंचा है, लेकिन उसका जो चौहद्दी है वो हम देखेंगे तो गोलाकार शेप में, लगभग इनकी जो जगती है वो ऑलमोस्ट गोलाकार शेप, कर्व लिया हुआ है, वक्राकार शेप में। बाद में देखेंगे ये तो इस तरह से हो जाता है ना, स्टार की तरह, तारा की तरह बहुत सारे कोण निकलता है। ये जगती, जगती मतलब जिसके ऊपर मंदिर विराजमान है, ठीक। इसमें मतलब बेसर शैली के मंदिरों में बहुत सारे कोण मिलेगा, एंगल मिलेगा, ठीक। और इस शैली में क्या है तो जो नागर शैली का शिखर है और द्रविड़ शैली का जो विमान है, उन दोनों का मिश्रित रूप है, ठीक है। और इसकी जो खासियत है, वो बेसर शैली की जो खासियत है वो है कि इनकी जो मंदिर है, इनमें मूर्तियों पर बहुत ज्यादा बल दिया गया, मूर्तियों के अलंकरण पर। इतना नागर शैली या कह सकते हो द्रविड़ शैली में इतना बल नहीं दिया मूर्तियों के निर्माण पर, जितना बेसर शैली की मूर्तियों पर दिया, ठीक है। बेसर शैली का शुरुआत चालुक्यों के समय में, चालुक्य ये बादामी वाले चालुक्य, फिर बाद में राष्ट्रकूटों ने इसको और विकसित किया, फिर कल्याणी के चालुक्यों ने भी इसको और विकसित किया, और अंततः होयसल देखेंगे अभी, होयसल शासकों के समय में बेसर शैली का सर्वांगीण विकास, मतलब ऑप्टिमम डेवलपमेंट जनित था इसके समय में, ठीक है। तो बेसर शैली के जो मंदिर हैं वो देखें तो ऐहोल में बने, जैसे ऐहोल का ये सबसे प्रसिद्ध मंदिर है दुर्गा मंदिर। ये दुर्गा मंदिर देखो, ये कैसा गोला है ना, ये कर्व लिया हुआ है, ये दुर्गा मंदिर है ऐहोल का, बहुत ही विकसित प्रकार का, ठीक है। ये जैन मंदिर, मेगुती मंदिर, इसी मंदिर के पीछे दीवारों में वो शिलालेख है, ऐहोल प्रशस्ति। और ये सन टेम्पल है ना, सूर्य मंदिर ऐहोल में ही है, सन टेम्पल। ऐसे बहुत सारे मंदिर है, लेकिन ये 3 मंदिर ऐहोल में बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक, ऐहोल। इसके अलावा देखें तो ये है पटडकल, पटडकल शहर है, पटडकल। ऐहोल तो बादामी में है, आज बीजापुर, ऐहोल आज बीजापुर जिला कर्नाटक में, पटडकल है ना, ये भी कर्नाटक में ही है। ये यहाँ भी बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन यहाँ के मंदिरों की खासियत ये है कि यहाँ के राजाओं, इस समय के राजाओं ने, शासकों ने बहुत उदार हृदय दिखाया है, ऐसा लगता है मंदिरों को देखकर। क्यों? क्योंकि पटडकल में जो मंदिर बने हैं वो द्रविड़ शैली के भी मंदिर हैं और नागर शैली के भी मंदिर हैं, दोनों शैलियों के मंदिर बने हैं। यहाँ हम देखेंगे यहाँ 6 तो 10, कुल 10 मंदिर है पटडकल में, उसमें 6 द्रविड़ शैली के मंदिर हैं और 4 नागर शैली के मंदिर, दोनों शैलियों को भी जगह दिया। दोनों का शैलियों का तो हाइब्रिड रूप में मंदिर बनाया ही बनाया, साथ में दोनों की स्वतंत्र शैलियों को भी उन्होंने स्थान दिया। में वो ये है विरूपाक्ष है ना मंदिर, जिसको लोक महादेवी ने बनाया था, विरूपाक्ष मंदिर। ये द्रविड़ शैली में मंदिर है ना, विरूपाक्ष ये द्रविड़ शैली का मंदिर है। इसके अलावा ये सोमेश्वर टेम्पल, सोमेश्वर ये भी पटडकल में ही है। सोमेश्वर ध्यान रखना है, सोमेश्वर ये बेसर शैली, सॉरी द्रविड़, ये पटडकल में जितने भी मंदिर बने उसमें सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे प्राचीन है सोमेश्वर टेम्पल, शिव जी का मंदिर है, सबसे प्राचीन है पटडकल में निर्मित। पटडकल में मैंने बताया 10 मंदिर है, उसमें सबसे प्राचीन मंदिर पटडकल में, सॉरी सोमेश्वर में, सोमेश्वर मंदिर पटडकल में। विरूपाक्ष मंदिर ये भी द्रविड़ शैली में निर्मित है। और ये भी एक मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर को देखो, इस मंदिर में है ना, ये देख रहे हो, ये इसको बोलते हैं गोपुरम है ना,
फिर अब गर्भगृह के बाहर वाला जो प्रांगण होता है, ये प्रवेश द्वार, गोपुरम। द्रविड़ शैली में है, द्रविड़ शैली का पहला मंदिर है जिसमें गोपुरम का इस्तेमाल हुआ है ना, गोपुरम का प्रयोग किया गया, ये पहला मंदिर है। ठीक है, द्रविड़ शैली का पहला मंदिर जिसमें गोपुरम का इस्तेमाल, प्रवेश द्वार। ठीक, ये मल्लिकार्जुन टेम्पल है, मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन बहुत ही भव्य मंदिर। ठीक है, तो ये तो हो गए द्रविड़ शैली के मंदिर। कहाँ बने? पटडकल में। द्रविड़ शैली ऐसे 6 मंदिर हैं। और मैंने बताया नागर शैली के भी मंदिर पटडकल में है। नागर शैली के 4 मंदिर हैं पटडकल में, उसमें सबसे प्रसिद्ध मंदिर है पापनाथ मंदिर। पापनाथ मंदिर ये नागर शैली का मंदिर है, नागर शैली में बना। देखें इसके शिखर नागर शैली का बता, ये नागर शैली में निर्मित। तो इस तरह के नागर शैली में निर्मित मंदिर 4 हैं पटडकल में, और द्रविड़ शैली के मंदिर 6 हैं पटडकल में। पटडकल में कुल 10 मंदिर है, जहां दोनों पृथक शैलियों के स्वतंत्र मंदिर हैं, वहां हाइब्रिड नहीं है। इसके अलावा तीसरा जो उनका स्थल है स्थापत्य का, वो है बादामी। बादामी की गुफाओं में भी इन्होंने मंदिर बनाए हैं, है ना। बादामी गुफा के सामने अगस्त्य लेक है ना, अगस्त्य लेक, ये बादामी की गुफा मंदिर, इसी के सामने अगस्त लेक है। ये 4 गुफाएं, यहाँ से 4 गुफा मंदिर मिला है। इन 4 गुफा मंदिरों में देखें तो 3 तो हिंदू धर्म के मंदिर है और 1 जैन धर्म के मंदिर है। तो यहाँ 4 मंदिर है, गुफा संख्या 4, 3, 2, 1, यहाँ 4 गुफा मंदिर है, जिसका निर्माण चालुक्यों के समय में ही हुआ था। इस 4 गुफा मंदिर में 3 तो हिंदू मंदिर है और 1 जैन मंदिर। इसका मतलब यह होता है चालुक्य शासकों ने हिंदू धर्म के तो थे ही, ये हिंदू धर्म का साथ में जैन धर्म को भी बहुत ज्यादा संरक्षण दिया। बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं दिखते। और हालांकि देखें तो जो ऐहोल का जो प्रसिद्ध मंदिर है ना, ये दुर्गा टेम्पल, इसमें देखें तो बौद्ध स्थापत्य की झलक दिखती, दुर्गा टेम्पल बौद्ध स्थापत्य की शैली को यहाँ, लेकिन बौद्ध धर्म से संबंधित मंदिर इन्होंने नहीं बनाया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चालुक्य राजवंश।